जब भी हम साइबर क्राइम के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि फोन हैक हो गया, लैपटॉप हैक हो गया। लेकिन क्या हो अगर असली निशाना हमारा डिवाइस हो ही नहीं? अगर असली निशाना किसी का दिमाग हो? चलिए आज की इस चर्चा में इसी चौंकाने वाली सच्चाई को जरा गहराई से समझते हैं। ये कहना है साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का। अब सुनने में ये बात कितनी अजीब और साफ कहूँ तो डरावनी लगती है ना? कि सिर्फ एक फोटो से किसी का फोन हैक कैसे हो सकता है? आज इसी पूरे खेल को समझेंगे कि ये होता कैसे है और हाँ, इससे बचने के रास्ते क्या हैं। तो इस चीज को बेहतर समझने के लिए ना एक रियल केस स्टडी देखते हैं। एक ऐसा केस जो शुरुआत में बिल्कुल अनसुलझा लग रहा था। इससे पता चलेगा कि आज के टाइम में डेटा असल में कितना शक्तिशाली है। तो सीन कुछ ऐसा था, एक जाने माने मंत्री हैं और उनके खिलाफ एक चिट्ठी वायरल हो जाती है जिसमें भ्रष्टाचार के आप समझ लीजिए 15-20 बड़े आरोप हैं। अब उन पर जबरदस्त प्रेशर है कि 48 घंटे में इस्तीफा दो। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? शुरुआती जांच में ये सामने आया कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग इस चिट्ठी को फैला रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं भाई ये तो साजिश है, लेकिन इसे साबित करने के लिए वक्त बहुत कम था। अच्छा, अब देखते हैं कि ये डिजिटल जासूसी चलती कैसे है। तो सबसे पहले 527 सोशल मीडिया प्रोफाइल पकड़े गए जो इस चिट्ठी को फैला रहे थे। फिर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आया। इनमें से 145 प्रोफाइल्स तो एक ही जगह से, एक ही लोकेशन से ऑपरेट हो रहे थे। जब इन 145 में से भी सबसे एक्टिव लोगों को फिल्टर किया गया तो लिस्ट छोटी होकर सिर्फ 3 लोगों पर आ गई। लेकिन यह कहानी में एक ट्विस्ट आया। जैसे ही एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, पता चला कि उसका फोन, लैपटॉप सब कुछ पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया गया है। सारे डिजिटल सबूत साफ। यहाँ पर आकर केस बहुत दिलचस्प हो गया। देखिए, संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया दोपहर 3 बजे, लेकिन उसके फोन से जांच करने वालों को सुबह 11 बजे का एक व्हाट्सएप ओटीपी मिला। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? सिंपल, इसका मतलब है कि फोन को 11 बजे ही फॉर्मेट करके व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल किया गया था। इस एक छोटे से ओटीपी ने जांचकर्ताओं को एक विंडो ऑफ इंटरेस्ट दे दी, सुबह 7 से 11 बजे के बीच की। उन्हें समझ आ गया कि जो भी हुआ है इसी टाइम के बीच हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर फोन फॉर्मेट हो गया था तो जांच करने वालों को व्हाट्सएप कॉल्स के बारे में पता कैसे चला? जवाब है आईपीडीआर। इसको ना आप इंटरनेट का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर समझ सकते हैं। जैसे सीडीआर हमारी फोन कॉल्स का रिकॉर्ड रखता है, वैसे ही आईपीडीआर इंटरनेट पर की गई हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखता है। तो भले नॉर्मल कॉल लॉग्स खाली हों, आईपीडीआर बता देगा कि व्हाट्सएप पर कॉल हुई थी या नहीं। तो बस उस सुबह 7 से 11 बजे के आईपीडीआर रिकॉर्ड्स को खंगाला गया और क्या मिला? 2 व्हाट्सएप ऑडियो कॉल्स। फिर जांचकर्ताओं ने संदिग्ध के सबसे करीबी लोगों, उसके ड्राइवर, उसकी पत्नी, सेक्रेटरी, उन सब के आईपीडीआर चेक किए और कड़ी से कड़ी जुड़ गई। पता चला कि कॉल ड्राइवर ने की थी और ड्राइवर को टिप ऑफ किसने दिया था? एक पुलिस अधिकारी ने। बस इस तरह डेटा एनालिसिस ने पूरी साजिश की एक परत खोलकर रख दी। तो ये केस सिर्फ एक राजनीतिक साजिश के बारे में नहीं था, ये एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि आज का साइबर क्राइम डिवाइस हैक करने के बारे में है ही नहीं, ये लोगों को, उनके दिमाग को हैक करने के बारे में है। ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। हैकर हमेशा आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए आपको हैक करेगा। वो सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को नहीं ढूंढ रहा, वो इंसानी मनोविज्ञान, हमारे इमोशंस, हमारे भरोसे की कमजोरियों का फायदा उठाता है। पहले वो इंसान को समझता है और फिर उसी को अपना हथियार बना लेता है।
1 मिनट के लिए सोचिए, फोन में जो एप्स हैं वो किसी के भी बारे में सच में कितना जानती हैं? हमें लगता है थोड़ा बहुत ही जानती होंगी, आखिर एक ऐप ही तो है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं फेसबुक का। जरा इस लिस्ट को देखिए। ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो वो इकट्ठा करता है। सिर्फ लोकेशन नहीं, जीपीएस, सेल आईडी, आईपी एड्रेस से हर पल की लोकेशन। सिर्फ पता नहीं, ये तक कि कोई अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर पर रहता है, राजनीतिक सोच क्या है, धर्म क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, सब कुछ, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स और पूरी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री भी। और ये डेटा सिर्फ जमा नहीं किया जाता। पॉइंट ये है कि इस डेटा का इस्तेमाल होता है एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाने के लिए। इतनी डिटेल्ड प्रोफाइल कि वो किसी के भी व्यवहार को प्रिडिक्ट कर सकती है और उसको मैनिपुलेट भी कर सकती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसा स्कैंडल इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे इस डेटा से लोगों की सोच को, उनके व्यवहार को, यहाँ तक कि चुनावों के नतीजों को भी बदला जा सकता है। तो अब जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर ये है कि खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम है जो हम सब ले सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप से शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको ऑन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑन नहीं है तो कोई भी सिर्फ एक OTP चुराकर किसी का भी अकाउंट हैक कर सकता है। सिंपल। लेकिन अगर ये ऑन है तो OTP मिलने के बाद भी हैकर को एक 6 डिजिट का प्राइवेट पिन डालना पड़ेगा और वो पिन सिर्फ यूजर को पता है, तो वो वहीं रुक जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा लेकिन बहुत मजबूत सिक्योरिटी लेयर है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम घोटाले की बात करते हैं। सोचिए, एक कॉल आता है और कोई कहता है, सर आपके लिए एक महंगा गिफ्ट है, बस हमें एक इलेक्ट्रॉनिक परमिशन चाहिए, आप ये कोड डायल कर दीजिए। ऐसी ही कोई कहानी सुनाई जाती है। कोई लॉटरी, कोई गिफ्ट, कोई ऑफर, एक भरोसे और जल्दबाजी का माहौल बनाया जाता है और फिर एक कोड डायल करने को कहा जाता है। तो ये कोड है क्या? असल में वो कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करवा रहे होते हैं। ये फोन का एक नॉर्मल लेजिटिमेट फीचर है, लेकिन अब अपराधी इस फीचर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। समझते हैं ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, अपराधी कॉल करके कोई कहानी सुनाता है। स्टेप 2, धोखे से एक कोड डायल करवाया जाता है, जैसे *401 या *62 के साथ उनका नंबर। स्टेप 3, हो गया काम। अब सारी कॉल्स, खासकर OTP वाली कॉल्स, सीधे अपराधी के फोन पर फॉरवर्ड हो जाएंगी और सबसे बुरा ये है कि इसका पता तक नहीं चलेगा। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सबसे बड़ा सिक्योरिटी टूल क्या है? कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर? नहीं, असली एंटीवायरस हमारे दिमाग के अंदर है। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, एक साधन है। असली कमजोरी और सबसे मजबूत बचाव वो हमारी अपनी जागरूकता है। अगर हम सतर्क हैं, जागरूक हैं और हर चीज पर सवाल उठाते हैं तो कोई भी हमें इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकता। तो आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है, जब डेटा लगातार इकट्ठा किया जा रहा है और मनोविज्ञान को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पूरे खेल में कोई सिर्फ एक यूजर है या एक साक्षी, एक गवाह जो समझता है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? ये फैसला हर किसी का अपना है।